तो कैसे हो सब लोग? बड़ा अच्छे से चल रही है। तो आज से हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे डेली सुबह में कोशिश कर रहे हैं, वैसे 9 बजे, हाँ 9 बजे का हम ट्राई कर रहे हैं। 9 बजे स्टार्टिंग में सुबह में तुम्हें द हिंदू का जो है लाइव पे मिल जाएगा। तुम अगर जुड़े हुए हो चैनल से, अगर जुड़े हुए हो, अगर नहीं जुड़े हुए हो तो चैनल से जुड़ जाओ एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही लाइव आए हम द हिंदू का जो एनालिसिस वीडियो आता है हमारा, बहुत मेन है एंड बहुत प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है। तो तुम्हें करना क्या है, उस लाइव से जुड़ के तुम्हें ऊपर ऊपर से जो मेन मेन पॉइंट होता है ना, उसको उसमें जस्ट क्लेरिफाई कर दिया गया है कि तुम कैसे उसमें डिनोट कर सकते हो, कैसे तुम अप्रोच, जैसे बताया जाता है ना कि अप्रोच तुम्हें बताया जाएगा कि कैसे तुम द हिंदू पढ़ सकते हो। द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू ले लो या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ये सब चीजें, ये जो न्यूज़पेपर है जिसे टफेस्ट मानते हो तुम लोग, वो बहुत इजीली में कैसे पढ़ सकते हो। कौन कौन सी चीजें इनमें ऐसी है जो तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हारे एग्जाम रिलेवेंट है जिसे तुम्हें पढ़ना आवश्यक है, ये सारी चीजें जो लाइव हम लाते हैं ना 9 बजे, 9 बजे लाइव आते हैं एकदम द हिंदू का पूरा A to Z जो न्यूज पेपर होता है ना उसको लेके, तो उसको बेसिस पे पूरा का पूरा वो डाइवर्सिफाई करके एंड उसको अच्छे से समझाया जाता है उसमें। एंड ये जो अभी नया सेगमेंट ओपन किया ना, अभी आज से जो वीडियो तुम्हें मिलना शुरू हुआ है, ये नया सेगमेंट जो इशू अभी स्टार्ट हुआ है ना, इस नया सेगमेंट में क्या करेंगे हम ना, जो एडिटोरियल पेज है ना हमारा, एडिटोरियल वाला पेज जो है ना द हिंदू का, जब लाइव हम सेगमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें तो बताएंगे तुम्हें हम A to Z समझाएंगे अच्छे से। लेकिन अब एडिटोरियल जो फॉर्मेट है ना वो उसमें इंग्लिश में होता है, हिंदी में समझा सकते हैं, उसमें हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन देखो उससे क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें डाइवर्सिफाई हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इंग्लिश दिख रहा है, हिंदी में समझा रहे हो, तो बहुत सी सारी चीजें लिंक नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं ना कि ये द हिंदू का आज आज जो हो गया ना, आज 24 जुलाई है एंड आज आज से ये द हिंदू का एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है ना, एडिटोरियल जो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, एडिटोरियल वाला सेक्शन का हम क्या करेंगे हिंदी में, जैसे ये अभी सामने हम तुम्हारे दिख रहा है जो, ये हिंदी में द हिंदू का एडिटोरियल का पूरा व्याख्या एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, शॉर्ट नोट्स के तौर पे क्रिप्स बना के तुम्हें समझाने का प्रयास करेंगे, छोटी सी वीडियो में, वीडियो फॉर्मेट में तुम्हें उपलब्ध कराएंगे डेली के डेली। एंड ये लगभग 10 बजे जैसे ही वो पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म होगा लाइव वाला, वो सारे सेगमेंट खत्म होने के जस्ट बाद ये वीडियो लाइव हो जाएगा। इस वीडियो को तुम देख लोगे फिर, ठीक है। चलो तो फिर आज समझते हैं अब, ठीक है। तब तक के लिए पहले ये लाइक कर दो इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओपन कर दो, क्योंकि 100 सब्सक्राइबर हम जस्ट टच करने वाले, टच करने से कुछ ही पॉइंट हम बस दूर है, बस हल्का पॉइंट, 6 सब्सक्राइबर समथिंग अभी कम है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी मार लो। बाकी तुम्हें शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जब तुम जाओगे, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में तुम्हें अच्छे अच्छे जो मतलब पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर में एकदम शॉर्ट्स में समझाया गया अच्छे से कि तुम कोई भी पॉइंट अच्छे से समझ पाओ, ऐसी ऐसी चीजें शॉर्ट्स में अपलोड की हो, तो वो भी तुम देख सकते हो। बाकी हमारा एनसीईआरटी का जो सेगमेंट चल रहा है वो तो चल ही रहा है। एनसीईआरटी का क्लास 8 का ज्योग्राफी जस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, और एनसीईआरटी का जो क्लास 8 का ज्योग्राफी का था ना, मानव संसाधन, जो लास्ट चैप्टर है क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है जो, उसका वीडियो अभी आज जस्ट रात को 8 बजे अपलोड हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा, उसके लिए क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, कि ताकि जैसे वो लाइव वो वीडियो तुम जल्दी से देख पाओ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। इसको देखो, इसमें क्या है ना, सामरिक डाइजेस्ट भारत और विश्व के बारे में, ये पूरा का पूरा जो दिया था ना, ये राष्ट्रीय नीति, तकनीक, नवाचार, वैश्विक भू राजनीति और साप्ताहिक विश्लेषण। अभी तक में आज क्या, अभी तक में आज का पूरा का पूरा इसमें डाइजेशन दिया हुआ है, इंडिया और वर्ल्ड का पूरा का पूरा सामरिक डाइजेशन दिया हुआ है कि पूरा का पूरा इसमें एक साथ ऐड करके, एडिटोरियल जो ऐड करता है ना, एडिटोरियल से राष्ट्रीय नीति पे एडिटोरियल हमें मिला था, तकनीकी नवाचार एआई हो गया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हो गया, इसको लेके भी इसके एडिटोरियल में ऐड था, और वैश्विक भू राजनीति का A to Z, ठीक है। आज तक में, आज सेट हो गया, आज तक में साप्ताहिक विश्लेषण है ये पूरा वीकली, ठीक है, मंडे से लेके सैट तक का। क्यों?
क्यों आज ही, कल क्यों नहीं हुआ ये? देखो पहली बात तो ये समझो तुम कि कल संडे है और द हिंदू का जो कल प्रकाशन होना चाहिए था ना संडे को प्रकाशन नहीं होता है न्यूज़पेपर, ठीक है। चलो अब आगे चीजें, अब क्या क्या हम पढ़ने वाले वो चीज हम पहले देख ले। देखो सामाजिक परिदृश्य के रूप में हम यहाँ पे शिक्षा संकट और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में समझेंगे कि हाँ ये विरोध प्रदर्शन किस दिशा में जा रहा है, एंड शिक्षा संकट कैसे है, शिक्षा का संकट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके पहलुओं के बारे में जानेंगे कि कितने पेपर लीक अभी तक हुए हैं और इस पे कैसे कैसे चीजें जो होनी चाहिए वो चीज हो क्यों नहीं रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा तकनीकी नवाचार, ऑन डिवाइस एआई, अंतरिक्ष और बुनियादी ढांचा के बारे में इस पे हम डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट है आर्थिक संरचना, उद्यम, डीपीआई 1991 के सुधार और एफसीएनआरबी जोखिम के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वैश्विक भू राजनीति में नाटो और मध्य पूर्व के संकट के बारे में हम जानेंगे, जो अभी तुम अगर लाइव देखो तो ठीक है, नहीं देखोगे तो तुम देख लेना उसमें, कि उसमें जस्ट जो हुती विद्रोही हैं ईरान के, जो संगठन के साथ ही कार्य करते हैं ईरान के कहने पर ही, तो हुती विद्रोही जो है ना वो डायरेक्ट वो क्या किया ना कि जो सऊदी अरब का जहाज जा रहा था बाबुल मंडेब से, तो उस पे वो मतलब हमला कर लिए, हमला करके पूरा का डैमेज कर चुके हैं उसको, ठीक है। देखो पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं हम, पहले पॉइंट में कि परीक्षा संकट कैसे, परीक्षा संकट, युवा असंतोष और शिक्षा का पतन, ये पहला पॉइंट है हमारा। परीक्षा संकट कैसे, अभी देखो अभी पेपर लीक की घटना बहुत तीव्र बढ़ती जा रही है परीक्षा संकट में। तुम ऐसे देखो अभी परीक्षा संकट में, ये देखो तुम अभी जो पेपर लीक का कंडीशन चल रहा है ना, पेपर लीक बहुत बहुत हेवी चलते जा रहा है, बहुत ज्यादा परीक्षा संकट इसी को बोलते हैं कि पेपर लीक अभी नीट में हुआ। अभी तक में देखो इसमें एक डेटा हम ऐड कर चुके हैं पूरा, इसके बेसिस पे देखो 152 जो पेपर अभी तक लीक हो चुके हैं 12 वर्षों में, ठीक है। पूरे भारत भर में 12 वर्षों में 152 पेपर अभी तक लीक हुए, जिसमें से 9 जो थे ना 2070 में गठन के बाद से एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लिखी, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद से इसके भी पेपर में 9 बार ये पेपर लीक हो चुका है, एनटीए द्वारा आयोजित 9 पेपर लीक हो चुका है। और एक डेट और ये है, ये कि 40% मतलब स्नातक जो है ना, ग्रेजुएट जो युवा पढ़े लिखे जिसको हम बोलते हैं, इनमें से 40% ऐसे हैं ना जो बेरोजगारी, औसत बेरोजगारी दर के नीचे ही है या बेरोजगार ही है वो, ठीक है। अब इसमें एक चीज बोलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी मतलब किसी पार्टी का नाम मत लो, लेकिन एट द एंड तुम्हें एक चीज समझना होगा, ये जो सीजेपी कर रही है ऐसे आंदोलन के उन परीक्षाओं के खिलाफ नहीं है, वैसे ये परीक्षाओं के सिर्फ खिलाफ नहीं है ये। देखो इस आंदोलन में क्या चीजें हो रही है उससे हमें नहीं मतलब, हमें पॉइंट ऑफ व्यू अपने अनुसार जानना कि पहला चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे अभी पेपर लीक हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके लिए मोदी जी आज 24 जुलाई है और आज ही अब बोले हैं, जस्ट कल रात को आया है इनका मैसेज कि इसके लिए मतलब पेपर लीक पे आज डिस्कशन कहाँ होगा, संसद में होने वाला है, संसद भवन में होने वाला है आज डिस्कशन। एंड इस पे कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए कुछ चीजें तो की जाएंगी, इस पे कुछ चीजें तो की ही जाएगी, इस पे और करनी ही भी चाहिए। ये काम बहुत पहले हो जाता तो और अच्छा हो गया होता, ठीक है। अब भविष्य के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का पुनर्गठन, अब भविष्य के लिए शिक्षा क्या हम दे रहे हैं, फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए जो एजुकेशन है वो पहलू क्या है, ये सारे जो पॉइंट ऊपर देख रहे हैं ना, इसके एक बार तुम सर्च करके इसके बारे में तुम पढ़ लेना और एक्स्ट्रा भी तुम्हें मिल जाए तो ठीक है। भविष्य के लिए शिक्षा के बारे में बताया इसमें कि इसमें क्या क्या भविष्य के लिए शिक्षा क्या ही देंगे हम। फिर पहला चीज तो रिजर्वेशन पे, मेरे हिसाब से ना रिजर्वेशन पे भी इसमें बात हो जाना चाहिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट के मतलब एक मंच मिला तो उस मंच के अनुसार जो भी खामियां हमें दिख रही है ना, खामियां गिनाओ और उसको सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश किया जाए, तो इस पे भी बात हो जानी चाहिए। एक बार कंप्लीट सेगमेंट इस पे मिल जाए ना, अच्छा हो जाता है। भविष्य के लिए शिक्षा के ऊपर ध्यान क्या दिया गया, देखो 1947 से लेकर 2020 तक एक पारंपरिक शिक्षा चल रही थी हमारी, पारंपरिक यानी पीढ़ियों से जैसे चली आ रही है,
जैसे पुल निर्माण के बारे में जानना, लॉ और इस्पात, ऐसे चीजों के बारे में नॉर्मल जो परंपरा के अनुसार चलते जा रहे थे। एक मतलब एक बहती गंगा थी, उसमें सब बहते जा रहे थे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन 2047 तक जो मिशन संचालित किया एनईपी 2020, एनईपी 2020 जब आया ना, उसके बाद से 2047 तक एक मिशन के तौर पे इसको चलाया गया कि कृषि तकनीक में के ऊपर, मतलब शिक्षा के ऊपर, इसके पाठ्यक्रम के पुनर्गठन पर बहुत ध्यान दिया जाए। कृषि तकनीक के, चिकित्सा नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा के बेसिस पे बहुत सारे अच्छे से चीज, मतलब ये सारी चीजों को पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाए अपने पाठ्यक्रम को चेंज करके। क्योंकि पाठ्यक्रम में पहले क्या पढ़ाया जाता, पुल निर्माण के बारे में, लौह इस्पात के बारे में, और बहुत ही ऐसी चीजें के बारे में, इरेलीवेंट चीजें जिसके बारे में जानकारी हो ना हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब हमें मिशन के तौर पे 2047 यानी एक मिशन के तौर पे हमारे पाठ्यक्रम जो होता है ना, जो सिलेबस, उसको फिर से पुनर्गठित करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कृषि तकनीक पर ज्यादा फोकस करने की तैयारी की जा रही है कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है ना, इसको कैसे विकसित किया जाए, इस एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, कृषि का आधुनिकीकरण, ये पॉइंट याद रखना, कृषि का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए, इसके लिए इसको रिलेटेड। चिकित्सा नवाचार, चिकित्सा नवाचार मेडिकल सेक्टर में क्या क्या चीज रिफॉर्म किया जाए एंड कैसे कैसे इसके जो सिलेबस जो है ना, मेडिकल सेक्टर में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए, कि जो सिलेबस है ना उसको कैसे चेंज किया जाए, उसमें कैसे नवाचार यानी करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो को इसमें मर्ज किया जाए, ताकि जो हमारी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं ना, देखो कल तक जो चीजें हमारे लिए रिलेवेंट थी ना, तो वो सारी चीजें आज के मतलब युग में वो रिलेवेंट नहीं हो पाती, इरेलीवेंट हो जाती है। कल तक वो काम आ रहा था, लेकिन आज वो जरूरी नहीं कि सही हो वो चीज, तो उसमें नवाचार की जरूरत है। तो चिकित्सा में नवाचार के कैसे लाया जा सके, इसको लेके सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, चेंज इन द सेंस मॉडिफाई किया जा रहा है उसको, बस कुछ पॉइंट ऐड किया जा रहा है, कुछ पॉइंट उसमें से हटाया जा रहा है। तो सारी चीजें मिशन के तौर पर भी 2047 का जो मिशन है उसके बेसिस पे ये संचालित किया जा रहा है। अभी स्वच्छ ऊर्जा, अभी हमें जो एनर्जी मिल रहा है, स्वच्छ ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी हो गया, इसके बेसिस पे ये सारी चीजें सिलेबस में फिर से ऐड करने की ट्राई किए जा रहे हैं एंड इसको फिर से रिलेवेंट बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। इसकी पहले 1947 और 2020 यानी पारंपरिक जो हमारे थी, तो 1947 से 2020 के बीच में एक कठोर विभागीय सीमाएं होती थी कि कोई भी चीज चेंज करनी है तो उसमें मतलब बहुत सारे टेंट्रम होते थे, एक बहुत सारे क्या बोल सकते हो उसको, जैसे कि बाधाएं उत्पन्न होती थी कि ये चीज चेंज करना है सर, तो वो सर उस पे चेंज करने के लिए अगले सर के पास जा रहे हैं, एक बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता था जिसको अंतर विषय प्रणाली के अंतर्गत चेंज किया जा रहा है, कि एक पॉइंटर तक लिमिट कर दिया जाएगा कि हाँ ये चीज चेंज करना अंतर विषय प्रणाली के अंतर्गत, इसको एक मतलब कठोर होगा ना, इसको थोड़ा सा लचीला करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। मेडटेक की स्थिति क्या थी उस टाइम मेडिकल सेक्टर में, 75% जो चिकित्सा उपकरण था ना वो आयात करके लाया जाता था, विदेशों से आयात करके 75% जो सॉरी 75% जो चिकित्सा उपकरण होता था ना, वो सारी चीज 75% जो चिकित्सा उपकरण, जो मेडिकल का इक्विपमेंट होता था वो आयात करके लाया जाता था। लेकिन जो अभी मिशन जो संचालित किया जा रहा है तो इसमें रोबोटिक सर्जरी और एआई संचालित निदान के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। रोबोटिक सर्जरी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एआई संचालित निदान, ठीक है। एआई और रोबोटिक को मेडटेक में मर्ज करने की मतलब विशेष प्रशिक्षण चल रहा है एंड इसको 2047 तक एक एम बनाया गया ताकि इसको मर्ज किया जा सकेगा एंड इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस होने की स्थिति उत्पन्न किया जा सके। इसलिए अब देखो यहाँ पे दिया उद्योग 4.1 के लिए हमें 19वीं शताब्दी के शिक्षा ढांचे को त्यागना होगा। ये भी सही है क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो शिक्षा की स्थिति हमारी चल रही थी, शिक्षा ढांचा हमें जो बनाया गया वो उस समय की परिस्थितियों को देख के बनाया गया था। अभी हम जो 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में जो अभी हम अभी हैं,
तो 2026 में देखो 19वीं शताब्दी का जो होता है ना, 1800 मान लो, 19वीं शताब्दी कब की मानोगे, 1800 समथिंग के कुछ होगा, 1850 1860 के समथिंग। तो उस टाइम जो शिक्षा ढांचा निर्माण किया होगा वो उस टाइम की परिस्थितियों पर निर्भर किएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है ना 2026 चल रहा है, और अभी हमारे यहाँ एआई बहुत तीव्र गति से विकसित कर रहा है, रोबोटिक बहुत तेजी से जा रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए क्या करना है, इसको जो 19वीं शताब्दी की जो शिक्षा ढांचा था ना उसको चेंज करना पड़ेगा, या उसको छोड़ ही देना पड़ेगा, और करंट में जो शिक्षा ढांचा ना उसको अपनाना पड़ेगा धीरे धीरे चेंज करने के लिए, ताकि हम उद्योग हो गया और या औद्योगिक ढांचे का जो निर्माण कर रहे हैं उसमें पीछे ना रह जाए। ठीक है, उसमें हम पीछे ना रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एआई वित्त पोषण बुलबुला बीआईएस की चेतावनी। अब एआई वित्त पोषण बुलबुला क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं। देखो बुलबुला यानी बुलबुला क्या होता है, बुलबुला एक तरह से डुबोना। ठीक है, बीआईएस जो है ना, बीआईएस के चेतावनी के अनुसार कि एआई वित्त पोषण जो है ना वो एक बुलबुले की तरह काम कर रहा है, धीरे धीरे मतलब जगड़ रहा है या किसी को डुबोने का काम कर रहा है इस चीज में। कैसे ये कर रहा है ये चीज देखो। पहला पॉइंट है एकाग्रता जोखिम। कुछ एआई सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता आउटन से पूरी प्रणाली प्रभावित हो चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसे एआई सेवा प्रदाता है ना, एआई सेवा प्रदाता, देखो एआई का यूज करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब उसी पे तुम निर्भर हो जाओ ना, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तुम कुछ करना ही ना चाहते हो, डायरेक्टली एआई का ही हर एक चीज में यूज कर ले रहे हो। देखो एआई का यूज हम भी करते हैं, जो शॉर्ट्स तुम्हें मिलेंगे ना वो मैक्सिमम एआई के द्वारा बनाएंगे, लेकिन उसके जो कंटेंट है ना, कंटेंट लिखने का काम मेरा होता है। उसको कैसे उसको कंटेंट लिखना है, उसको मॉडिफाई करना है, ये चीज सही पॉइंट मिल सके। जो बच्चे देख रहे हैं अभी शॉर्ट्स देख रहे हैं, जानकारी के लिए तो उनको जानकारी से मिल पाए उसके बेसिस पे, तो थोड़ा सा इफर्ट अपना डालना होता है। लेकिन इस पे कुछ लोग क्या होता है ना, अत्यधिक निर्भर हो जाए कि सारा चीज वहीं कर ले, हम बस हाथ ऐसे हाथ धरे रखेंगे। इससे क्या होगा, आउटलाइन की पूरी प्रणाली के प्रभावित हो रही है कि बहुत लोग काम करना ही नहीं चाहते, डैमेज होते जा रहे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, दूसरा साइबर जोखिम बढ़ रहा है इससे। क्यों? क्योंकि जैसे एआई को तुम यूज कर रहे हो उस पर तुम अपने डेटा दे रहे हो। अब डेटा दे रहे हो तो डेटा का यूज भी हो सकता है कहीं पे भी। अब डेटा की यूज कहीं पे हो गया तो तुम्हारे लिए साइबर जोखिम की संभावना बढ़ सकती है, तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट जैसे ही खाली हो जाएगा तुम फिर वही, साइबर जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तुम्हारे प्राइवेट जो फोटोज होंगे एंड बहुत सारी चीजें ऐसी जो है ना वो लीक होने की संभावना बढ़ जा रही है, जिससे डेटा केंद्र और बुनियादी ढांचे पर हम लोग का बढ़ता खतरा जैसे जा रहा है। ठीक है, एक झुंड मानसिकता उत्पन्न हो रही, एक झुंड की मानसिकता उत्पन्न हो रही है। देखो बैक सामान एआई मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, जिसे ट्रेंडिंग और ऋण देने में एक साथ विफलता का खतरा है। ठीक है, झुंड की एक मानसिकता बन रही है, झुंड बनाने की। एआई जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो एक झुंड उसी पे अटैच होने शुरू हो गया कि एक झुंड मानसिकता उत्पन्न हो रही है लोगों को कि एआई पे ही निर्भर होते जा रहे हैं वो। अब चौथा चीज अपारदर्शी मॉडल है ये, डेटा गुणवत्ता और शासन संबंधी समस्या पर्यवेक्षण को जटिल बनाती है। ठीक है, ये एक अपारदर्शी मॉडल के तौर पे काम कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एक नोट दे दिया हमने, उसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि भारत को बाजार के उत्साह के बजाय मूल्य स्थिरता और मजबूत वित्तीय निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, भारत को क्या करना चाहिए, बाजार के उत्साह के बजाय मूल्य की स्थिरता और मजबूत वित्तीय निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कि बाजार में उत्साह कितना है उस पर भारत को ध्यान न देकर के कि एआई को लेके भारत का मतलब एआई को लेके भारत के बाजार में जो कितना उत्साहित हो रहा है उस पर ध्यान ना देके कि मूल्य स्थिरता, कि अपना जो मूल्य स्थिरता पर ज्यादा ध्यान दे और मजबूत वित्तीय निगरानी पर ध्यान केंद्रित करते रहे। इस पे ऑन डिवाइस एआई क्लाउड से एज कंप्यूटिंग की ओर। ठीक है, क्लाउड क्या होता है पहले चित्र ये जानो, क्लाउड क्या होता है। क्लाउड एक ऐसा फंक्शन होता है ना जिसमें तुम अपना डेटा रखते हो, तुम्हारे डेटा को संरक्षित रखता है, ये क्लाउड होता है। क्लाउड एआई क्या होता है, जैसे डेटा को दूरस्थ सर्वर पर भेजा जाता है, गोपनीयता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चिंता है। ठीक है, क्लाउड एआई में ये होता है, क्लाउड एआई में होता है कि डेटा को एक सर्वर पे मतलब अपलोड करके रखा जाता है एंड इसे गोपनीय माना जाता है कि गोपनीय है, लेकिन गोपनीयता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चिंता है। क्लाउड एआई में क्या होता है, क्लाउड सर्वर पे तुम अपलोड कर दिए कोई डेटा, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं तो तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे वो डेटा को एंड उसका यूज भी नहीं कर पाओगे। गोपनीयता इन द सेंस बोलो कि
क्लाउड पे तुम अपलोड किए हो, वहां से चोरी होने का भी ज्यादा डर है। एक तुम अपलोड तो कर रहे हो किसी एक सर्वर पे ना, तो सर्वर को हैक तो किया जा सकता है, वो किसी न किसी से अटैच होगा, उस बेसिस पे गोपनीयता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चिंता भी है। एंड ऑन डिवाइस एआई, ऑन डिवाइस एआई इस क्षेत्र में क्या करेगा, स्मार्टफोन में एनपीयू का उपयोग करके स्थानीय स्तर पर क्या करेगा, इसका प्रोसेसिंग करेगा। ऑन डिवाइस एआई जो है, इसका मुख्य लाभ क्या होगा, ऑन डिवाइस एआई का वास्तविक समय में अनुवाद, बिना इंटरनेट के कार्य क्षमता और पूर्ण गोपनीयता। ठीक है, क्लाउड एआई के मुताबिक क्लाउड एआई में क्या है, डेटा को कहां भेजा जाता था, दूरस्थ सर्वर पर भेजा जाता था, और गोपनीयता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चिंता इसमें आती ही रहती थी कि मतलब लीक हो गया कोई मतलब तुम्हारा जो प्राइवेट फोटोज मान लो एक तरह से, या कोई भी चीज, एक गोपनीय चीज जो तुम्हारी थी, गोपनीय चीज जो छिपा कर तुम रख रहे, तो वो चीज लीक हो गई, इसकी चिंताएं रहती थी। और इंटरनेट कनेक्टिविटी की चिंताएं होती थी, ताकि कि जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तुम वहां पे यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऑन डिवाइस एआई, ऑन डिवाइस एआई के मतलब क्या, ऑन डिवाइस एआई इसका मुख्य लाभ है वास्तविक समय में, ऑन डिवाइस एआई का लाभ है वास्तविक समय में क्या होगा, ये अनुवाद करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, और ये पूर्ण गोपनीय है। ठीक है, भविष्य के लिए इसमें क्या उद्योग एक हाइब्रिड मॉडल की ओर बढ़ रहा है, भारी कार्यों के लिए क्लाउड और संवेदनशील कार्यों के लिए एज। ठीक है, अंतरिक्ष एक व्यवसाय के रूप में विक्रम ओवन के बाद की चुनौती। विक्रम ओवन अभी हमारा स्काई रूट कंपनी द्वारा जो प्राइवेट कंपनी थी, अभी भारत ने लॉन्च किया है। इसकी तकनीकी सफलता क्या है, तकनीकी सफलता, स्काई रूट ने भारत के पहले कक्षीय श्रेणी के प्रक्षेपण यान का प्रदर्शन किया है विक्रम ओवन को। ठोस ईंधन बनाम पुनः उपयोग, विक्रम ओवन सीधे ठोस ईंधन पर निर्भर है, विक्रम ओवन जो है ठोस ईंधन पर निर्भर है, लेकिन वैश्विक बाजार लागत कम करने के लिए पुनः प्रायोज्य रॉकेट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र का अवसर, वाणिज्यिक उपग्रह बाजार में भीड़ है, रक्षा पेलोड ले जाना एक बड़ी राजनीतिक रणनीतिक अवसर हो सकता है। रॉकेट बन गया है, अब कठिन काम शुरू होता है, एक लाभदायक व्यवसाय बनाना। ठीक है, अब 1991 के सुधारों में के 35 वर्ष देख लेते हैं। सफलता, 1991 के बाद से औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि अभूतपूर्व रही है, सकारात्मक जीडीपी प्रतिशत। बाधा क्या है, न्यायिक क्षमता, भारतीय अदालतों ने 5 करोड़ से अधिक लंबित मामले, न्यायिक क्षमता, भारतीय अदालतों में अभी में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित भी है। कर्ज का बोझ, सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी का, अभी सरकारी ऋण जो चल रहा है ना, वो जीडीपी का 84% जो चल रहा है, जो निजी निवेश को क्या करता है, कम करता है। एक स्वतंत्र अविनियमन आयोग की स्थापना और न्यायिक बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश, 2047 तक भारत को विकसित। देखो ये चीजें देखो, पहले 1991 के सुधारों के 35 वर्ष जो हुए थे, 1991 के बाद मतलब 1991 में जो आर्थिक सुधारों को सुधारों के लिए लाया गया था, उसके लिए उसके बाद से क्या हुआ, जीडीपी जो वृद्धि हुई ना, सकारात्मक हो गई है, पॉजिटिव में चल रही है, उसके बाद से माइनस में नहीं गई जल्दी। लेकिन बाधा क्या क्या, और उसके अलावा क्या क्या बाधा उत्पन्न है, एक न्यायिक क्षमता, अभी भी भारतीय अदालतों में 5 करोड़ से अधिक ऐसे मामले जो लंबित हैं। अब कर्ज का बोझ भी एक कर्ज का भी बोझ है, जैसे कि जो अभी हमारे जीडीपी है उसके 84% जो है ना, वो सरकारी ऋण हमारे पास है, सामान्य सरकारी ऋण हमारे देश के ऊपर है अभी, जो कि निजी निवेश को कम करता है। जो प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट निजी निवेश करना चाहते हैं भारत देश में, उसको वो कम करता है। अब इसके लिए सुझाव क्या है, इसके लिए एक सुझाव की एक स्वतंत्र अविनियमन आयोग की स्थापना की जाए, एक स्वतंत्र अविनियमन आयोग की स्थापना की जाए, जो न्यायिक बुनियादी ढांचों पर थोड़ा सा स्पष्ट करके क्लीन करेगा, और बड़े पैमानों पर निवेश 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो एक विनियमन अविनियमन आयोग की स्थापना की जाए, जो न्यायिक बुनियादी ढांचों पे थोड़ा सा फोकस करे, और बड़े पैमाने पर जो निवेश 2047 तक भारत में ला सके, जो कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कि उद्यम डीपीआई, नौकरशाही को डिजिटल बनाना, नौकरशाही को डिजिटल यानी ब्यूरोक्रेट, जो तुम अभी बनने वाले हो, यूपीएससी करोगे, यूपीएससी करने के जस्ट बाद जो तुम बनने वाले हो आईएएस आईपीएस, उसके लिए है। अब उद्यम डीपीआई क्या है, नौकरशाही को डिजिटल कैसे बनेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिक एंटिटी आईडी यानी पेन 2.0, व्यवसाय के लिए मशीन पठनीय पहचान 25 अलग अलग सरकारी आईडी को प्रतिस्थापित करेगी ये। ठीक है,
सारे आईडी को एक साथ मर्ज करके एक यूनिक एंटिटी आईडी पेन टू पेन टू जीरो बनाया जाए, जिससे क्या हो गया, ये एक पहचान पत्र होगा जो कि 25 से अधिक जो सरकारी आईडी होगी वो सारा को प्रतिस्थापित करके एक आईडी में वो कर देगी। ठीक है, एंटिटी लॉकर, राज्य और केंद्र के 3000 से अधिक दस्तावेजों तक सुरक्षित वास्तविक समय की पहुंच। ठीक है, एंटिटी लॉकर में, एंटिटी लॉकर के माध्यम से राज्य और केंद्र के जो 3000 से अधिक दस्तावेज हैं उन सारे उन पे मतलब सुरक्षित पहुंच बाकी जो नौकरशाही है वो बना सके अपना। ठीक है, वास्तविक समय पे। एपीआई, एपीआई सेतु क्या है? एपीआई सेतु मतलब पीडीएफ से आगे बढ़ के एआई और सॉफ्टवेयर को सीधे सरकारी प्रणाली में बात करने की अनुमति। जैसे पीडीएफ के बेसिस पे जो अभी काम चल रहा था उसको अब एआई हो गया और सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें सरकारी प्रणालियों में शामिल होने की बात की जा रही है। ठीक है, इंडिया कोड, सभी कानून और नियमों के लिए सत्य का एकल स्रोत। इंडिया कोड, इंडिया कोड मतलब सभी कानून और नियमों के लिए एक इंडिया कोड का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष इसका होगा कि उद्यम डीपीआई 45% कृषि कार्यबल को उच्च उत्पादकता वाले विनिर्माण और औपचारिक रोजगार में स्थानांतरित करने की एक कुंजी है। ठीक है, उद्यम जो डीपीआई है, उद्यम डीपीआई वो 45% जो कृषि कार्यबल है, कृषि पर निर्भर होने वाली जनसंख्या है वो उच्च उत्पादकता की ओर और विनिर्माण और औपचारिक रोजगार में स्थानांतरित करने लगेगी इससे धीरे धीरे पॉइंट करके। ठीक है, आरबीआई के एफसीएनआरबी योजना क्या है? मास्टर स्टॉक या भविष्य का गिरवीकरण। एफसीएनआरबी योजना क्या है आरबीआई की? देखो, एफसीएनआरबी योजना के अनुसार वर्तमान में लाभ क्या है? एफसीएनआरबी से आरबीआई क्या कर रहा है? वर्तमान में एनआरई जमा पीरियड 7.5% तक की उच्च ब्याज दे रहा है, जमा राशि पर 919 गुना तक ऋण लाभ दे रहा है और $50 बिलियन तक पूंजी प्रवाह की उम्मीद, रुपए में तरलता आएगी। ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए इसको लेकर भविष्य में जोखिम ये क्या है? आरबीआई का लघु डॉलर बुक विदेशी मुद्रा संपत्ति के 20% तक बढ़ गई है, प्रभावी आयात कवर में गिरावट होगी एंड 5 साल बाद बड़े पैमाने पर डॉलर की निकासी का जोखिम भी है, विनिमय दर की निहित गारंटी। हम आज की स्थिति के लिए भविष्य को मौद्रिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहे हैं, ये भी सही है क्योंकि हम आज खुद के मतलब वित्तीय स्थिरता जो ला रहे हैं हम ये चीज करके एफसीएनआरबी से ये वित्तीय स्थिरता तो ला रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जोखिम भी क्रिएट कर रहे हैं। अब ऑफलाइन यूपीआई, बिना इंटरनेट के डिजिटल भुगतान, ये चीज बहुत जल्दी, बहुत अभी फिलहाल में करंट में बहुत प्रचलन में भी है ऑफलाइन यूपीआई के बारे में। ये एनएफसी तकनीक के द्वारा होगा। इससे क्या होगा? टैप एंड पे का उपयोग कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एंड ये टैप एंड पे से ही हो जाएगा। सीमा क्या है? बिना इंटरनेट के 2000 रुपए तक का लेन देन हम कर सकते हैं इससे। उड़ान, मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदर्श रूप से होगा। ठीक है, जहाँ इंटरनेट की बहुत कम होता है, इंटरनेट बहुत स्लो चलता है, ये इंटरनेट नहीं चलता है, वहां के लिए चीज है क्योंकि वहां टैप एंड पे कर सकते हो तुम। ठीक है, अब इसका निपटान, नेटवर्क वापस आने पर लेनदेन का सत्यापन हो जाएगा। सुरक्षा जोखिम, कनेक्टिविटी बहाल होने में देरी से दोहरे खर्च और धोखाधड़ी दोनों हो सकती है, ये भी सही है। देखो, नेटवर्क वापस आने पे क्या होगा? ये लेनदेन का जो होगा ना सत्यापित हो जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, लेकिन कनेक्टिविटी बहाल होने में अगर देरी होगी तो दोहरा खर्च और धोखाधड़ी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे यूके में 46.8 मिलियन पाउंड की हानि हुई है। ठीक है, नाटो का अंकारा शिखर सम्मेलन भारत के लिए चेतावनी। नाटो के जो किया गया अंकारा शिखर सम्मेलन भारत के लिए क्या है? चेतावनी। पहला नया रक्षा लक्ष्य नाटो ने स्थिर किया, ये है कि 32 नाटो सदस्यों ने 2035 तक अपनी जीडीपी का 5% जो रक्षा पर खर्च करने का संकल्प लिया। ठीक है, 32 जो नाटो के सदस्य है ना, उन्होंने अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करने के लिए अभी संकल्प लिए। यूरोपीय रक्षा उद्योग डीआईबी का पुनरुद्धार, गोला बारूद और हथियारों की भारी मांग। यूरोप में अब जो नाटो वाले देश है, नाटो देश है, उनमें गोला बारूद और हथियारों की भारी मांग बढ़ रही है। अब इससे भारत पर क्या प्रभाव होगा? इससे भारत पर यह प्रभाव होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार खरीदारों से विक्रेताओं के बाजार में बदल रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार जो है खरीदारों से विक्रेताओं के बाजार में बदल रहा है, बेचने वाले के बाजार में तब्दील होते जा रहे हैं। तेजस के लिए यूएस GF404 इंजन में देरी हो गई। ठीक है, रणनीतिक आवश्यकता क्या है? भारत को ड्रोन, एआई और साइबर युद्ध जैसे नई रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर। ठीक है,
इसके रणनीतिक आवश्यकता क्या है, ये मतलब इंडिया इससे कैसे निपट सकता है इस चीज के, कि भारत को ड्रोन, पहले चीज ड्रोन और एआई और साइबर युद्ध, ये दोनों चीजों में आत्मनिर्भरता हासिल की जानी चाहिए, बहुत जल्दी करनी पड़ेगी ये, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा ये, लास्ट पॉइंट है यमन नाकाबंदी, मध्य पूर्व में आर्थिक चोक पॉइंट। यमन नाकाबंदी जो अभी हुआ है इसके बारे में ये है कि यमन में जो हुती विद्रोही जो थे, हुती विद्रोहियों ने यमन में नाकाबंदी कर दी, एंड ये मध्य पूर्व जो एशिया है ना उसमें आर्थिक चोक पॉइंट के थे। हुती क्या है, हुती लाल सागर में सऊदी बंदरगाहों पर नाकाबंदी लागू, हुती द्वारा ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। सऊदी अरब पूर्वी तल क्षेत्र को लाल सागर टर्मिनल से जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर भारी दबाव पड़ा, जिससे एशियाई बाजारों में तेल टैंकरों का मार्ग अवरुद्ध, जिससे व्यापक आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो रही है। यह युद्ध केवल सैन्य नहीं बल्कि एक गहरा आर्थिक युद्ध बन गया है। यह है, देखो मैक्सिमम चीज के मैक्सिमम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही जो व्यापारिक युद्ध हो रहे थे वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उसको अगर ब्लॉकेज कर रहा है ईरान, ब्लॉक कर रहा है, तो वहां से जो जैसे जो कंटेनर आ रहे थे वो सारी चीजें डैमेज हो रही है, जिससे ये आर्थिक युद्ध बनते जा रहा है ये, ठीक। स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है, आधुनिकीकरण बनाम आजीविका। स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाया, इसके नीतिगत घर्षण क्या है, पैदल चलने वाले अधिकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाधा मुक्त फुटपाथ को मौलिक अधिकार माना गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल का जजमेंट है, उसने फुटपाथ पर चलने को क्या मौलिक अधिकार मान लिया है। आजीविका का अधिकार, वेंडिंग एक वैध पेशा है, 2014 का अधिनियम मनमानी बेदखली को रोकता है। वास्तविक प्रभाव, बेंगलुरु जैसे शहरों में वेंडिंग जोन को पहचान किए बिना विक्रेताओं को हटाना शुरू कर दिया। शहरी विकास के अधिकारों को संतुलन आवश्यक है, एक अधिकार को दूसरे पर प्राथमिकता देना नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, निष्कर्ष घरेलू लचीलापन और वैश्विक उथल पुथल, नीतिगत अंतराल, भारत संस्थागत जैसे उद्यम डीपीआई हो गया, पूंजी बनाम बुनियादी ढांचा, एफसीएनआरबी जैसे अल्पकालिक वित्तीय उपाय दीर्घकालिक संरचना का विकल्प नहीं हो सकते हैं। और बाहरी झटके के रूप में कि नाटो सशक्तिकरण और लाल सागर की नाकाबंदी साबित करती है कि भारत की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा रक्षा में स्वायत्ता की आवश्यकता है, ठीक है। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को वैश्विक झटकों को सहने के साथ अपनी घरेलू नींव को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहीं पर अब कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। वीडियो को लाइक मार दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और जुड़े रहो इस चैनल के साथ, ठीक है।